श्याम वीवर यानी ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा दैत्य है जो अपने में बहुत सारे रहस्यों को संजोए हुए है। आइए आज उसके एक एक रहस्यों की पड़ताल करते हैं और ब्लैक होल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जॉन मिशेल। मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे और उन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार सन 1783 में रखे थे। उनके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पियर साइमन ने अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। ब्लैक होल एक ब्रह्मांड का ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज ब्लैक होल निगल लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल के जितने नजदीक जाते हैं उतना समय का भी प्रभाव कम हो जाता है और ब्लैक होल के घेरे के अंदर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं इतना रोचक पिंड आखिर ब्रह्मांड में उत्पन्न कैसे होता है। ब्लैक होल एक अत्यंत घनत्व और द्रव्यमान वाला पिंड होता है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को हम अगर कॉम्प्रेस करके बहुत छोटी कर दे तो उसके द्रव्यमान और घनत्व से उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके बाहर रोशनी का भी जाना संभव नहीं होगा और वो चीज ब्लैक होल कहलाएगी। यदि हमारी पृथ्वी का घनत्व बहुत बढ़ जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कॉम्प्रेस करके महज 1.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और वो ब्लैक होल हो जाएगी। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हमारे सूर्य को भी अगर कॉम्प्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने के समान कर दिया जाए तो वह भी एक ब्लैक होल हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में घनत्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य इस तरह से संकुचित नहीं हो सकते क्योंकि न तो पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है और न ही सूर्य का। लेकिन हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा कोई तारा हो जिसका द्रव्यमान और घनत्व अपार मात्रा में उसमें मौजूद हो तो वो अपनी इन विशेषताओं से ब्लैक होल बन सकता है। अक्सर ब्लैक होल तारों के ही बनते हैं। तो आइए ब्लैक होल के निर्माण को समझने से पहले हम तारों की रचना कैसे होती है ये समझते हैं। दरअसल तारों का जन्म ब्रह्मांड की गैलेक्सीज में उपस्थित धूल और गैस से बने बादलों से होता है। ब्रह्मांड में धूल और गैस से बने इन बादलों को निहारिका या नेबुला कहते हैं। इन निहारिकाओं में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और लगभग 25% तक हीलियम होता है और बहुत कम मात्रा में कुछ और भारी तत्व भी होते हैं। जब धूल और गैस से भरे इन बादल यानी कि निहारिकाओं में घनत्व की वृद्धि होती है उस समय ये बादल अपने ही गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगता है और उसके अंदर का ताप इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं और वो हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और गति तथा संकुचन के कारण वे एकजुट होकर गोल या लगभग गोल के समान आकार में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार एक तारे का निर्माण होता है। लेकिन इन प्रक्रिया में कई करोड़ों साल बीत जाते हैं। हमारे सूर्य का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। अब ताप नाभिकीय संलयन से निकली प्रचंड उष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को नहीं संभाल पाते, ऐसे तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वो अत्यधिक घनत्व युक्त न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऐसे तारों पर अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित या कॉम्प्रेस होने लगता है और अंत में तारा एक निश्चित क्रांतिक सीमा या क्रिटिकल लिमिट तक संकुचित हो जाता है और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस और टाइम भी विकृत हो जाता है और अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वो अदृश्य हो जाता है और यही वो अदृश्य पिंड होते हैं जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान
एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या क्षितिज को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस इवेंट होराइजन के बाहर प्रकाश या कोई भी वस्तु नहीं जा सकती और जहां पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल की क्षितिज से दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े किसी प्रेक्षक की घड़ी अत्यंत मंद गति में और धीमी हो जाएगी और वहां का समय बहुत ही धीमी गति से चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है और समय का बहाव ब्रह्मांड की विविध जगहों पे अलग अलग गति में है। मतलब कि पृथ्वी पर जो समय चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं दूर उससे तेज या उससे धीमा समय चल रहा होगा। इसे टाइम डिल्यूजन कहते हैं। माने या ना माने, पर यह एक भौतिकीय की रोचक हकीकत है। ब्लैक होल की क्षितिज में आकर उसके अंदर गिरने वाली कोई भी वस्तु के अणु बिखर जाएंगे और वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात स्थान पर चली जाएगी, जिसके बारे में अब तक भौतिक वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते हैं। ब्लैक होल के प्रकार। ब्रह्मांड में कई प्रकार के ब्लैक होल होते हैं जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण पहचाने जाते हैं। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकोचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बना है, उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व अपार होता है, जो बहुत ही विराट होते हैं, उसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल्स का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना ज्यादा होता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के मध्य में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकोचन के कारण नहीं, परंतु अपने केंद्र भाग के पदार्थ और ताप के संपीड़ित होने के कारण हुआ है। उसे प्रिमोर्डियल या स्मॉल ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। इन लघु ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ हुआ होगा। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन कर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, हम में से कईयों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ब्लैक होल प्रकाश को भी सोख लेते हैं और जिसके कारण वो ब्रह्मांड में अदृश्य मालूम होते हैं। तो आखिरकार वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? मिशेल के अनुसार ब्लैक होल्स अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थित आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में तो अंधेरा होता है, लेकिन उसके आसपास की चीजें उस अंधेरे की तरफ खींच रही दिखाई देती है। कभी कभी तो ब्रह्मांड में 2 तारे या 2 ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते मालूम होते हैं, जिसके बीच में एक बहुत बड़ा काला धब्बा होता है। इस अवस्था में वहां पर ब्लैक होल होने की स्थिति मालूम होती है। कभी कभी तो ब्लैक होल किसी दृश्य तारामंडल या गैलेक्सी के पदार्थों को अपनी ओर खींचकर उसे निगलता हुआ दिखाई देता है। इस अवस्था में ब्लैक होल की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो जाती है। आइए हम यहाँ पे ब्लैक होल के कुछ अन्य रोचक तथ्यों को भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। ब्लैक होल वास्तव में कोई छेद नहीं होते हैं, वो तो किसी मरे हुए तारे के अवशेष मात्र होते हैं। करोड़ों अरबों साल गुजरने के बाद किसी तारे का अंत होता है और वो ब्लैक होल के रूप में जन्म लेता है। यहाँ पर याद रहे कि सभी तारे ब्लैक होल नहीं बनते। कुछ तारों के अंत के बाद उनकी और अवस्थाओं में भी गति होती है। ब्लैक होल अपने आसपास आने वाले किसी भी अवकाशी पिंड को नहीं छोड़ता। वह ग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु, किसी तारे को या पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी अपनी ओर खींचकर निगल सकता है। यहाँ पर ध्यान रहे कि ब्लैक होल अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली किसी वस्तु को ही खींचेगा। उसके गुरुत्वीय घेरे के बाहर की कोई वस्तु उसमें नहीं जा सकती। ब्लैक होल्स के बारे में तो मिशेल के समय से ही कहा और लिखा जा रहा था, लेकिन वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल था सिग्नस X1।
इस ब्लैक होल की प्रत्यक्ष पुष्टि सन 1972 में की गई। साउथ यूरोपियन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने अब तक खोजा गया सबसे विशाल ब्लैक होल ढूंढ निकाला है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजबान गैलेक्सी ADC 1277 का 14% द्रव्यमान अपने अंदर ले रखा है। वैज्ञानिकों ने अब तक ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है और उसकी खोज के अनुसंधान में कई सारे प्रयोग हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं।